हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस का चैप्टर 7 रीजनल एक्सप्लोरेशन। इस चैप्टर में जो है हम कई सारी चीजें पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था नेशन बिल्डिंग का, है ना। नेशन बिल्डिंग में कई सारी चीजें हमने देखी थी, किस तरीके से डेमोक्रेसी लाई गई हमारे देश में, है ना। फर्स्ट जो इलेक्शन कंडक्ट करवाए गए थे 1951 के 52 के जनरल इलेक्शन लोकसभा के, ठीक है। और जो किस तरीके से हमारे देश में जो है स्टेट्स क्रिएट किए गए। सबसे पहले 6 स्टेट, सॉरी 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज क्रिएट की गई थी। फिर उसके बाद में और ज़्यादा जो यूनियन टेरिटरीज को भी स्टेट्स का दर्जा मिलने लगा, है ना। बाद में और स्टेट्स क्रिएट किए गए थे। ओके, तो आज के टाइम पर 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी हैं हमारे देश में, इंडिपेंडेंस के फर्स्ट डिकेड में, ठीक है। और मतलब कि एक टिकट होता है 10 साल का, तो इंडिपेंडेंस के 10 साल तक जो ये सब चला। ठीक है, नेशन बिल्डिंग ऐसा तो नहीं है कि एक दिन में सब कुछ मिल जाए, है ना? तो कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, कई सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जो टाइम टू टाइम आते रहते हैं। ओके, तो ओल्ड प्रॉब्लम आज भी जो है पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हुई है। ठीक है, जैसे चंडीगढ़ इश्यू बना हुआ था पंजाब और हरियाणा के बीच में, ठीक है। पंजाब कहता है कि चंडीगढ़ हमें दो, वेल प्लान्ड एकदम मस्त सिटी है ना। तो पंजाब कहता है हमको दो, हमारी कैपिटल बनेगी, हरियाणा कहता है हमें दो। तो ये भी इश्यू चला आ रहा था। ओके, तो कई सारे इश्यूज थे। तो डेमोक्रेटिक हमारे यहाँ जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, तो कई सारे लोग जो मतलब कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी लाई गई। डेमोक्रेसी में लोगों को बोलने का अधिकार रहता है, वोट देने का होता है, कई सारे अधिकार दिए जाते हैं, है ना। किसी को जो है दबाया नहीं जाता है, बहुत सारे राइट्स दिए जाते हैं लोगों को। तो कई सारे लोग अलग-अलग रीजन्स की वो अपनी डिमांड्स रखने लगे कि वो चाहते हैं, ऑटोनॉमी चाहते हैं। कई सारे लोग तो ऐसे थे कि जो इतनी ज़्यादा डिमांड रखने लगे कि वो आउटसाइड इंडियन यूनियन के बाहर जाने लगे, बोलते हैं कि भारत से अलग हो जाएँगे, है ना। तो ग्रेटर नागालैंड की बात करने लगे बनाने की। आपने खालिस्तान का इश्यू सुना होगा, है ना? तो कई सारे ऐसे इश्यूज़ निकल के आए थे, जो कि हमारी यूनिटी को भी खतरा पहुँचा रहे थे। तो इसमें ना लोग हथियार भी उठा लेते थे, तो ये भी एक मेजर चैलेंज था, ठीक है? कि अपने ही देश के लोग अपने ही मतलब इतना गुस्सा ये सब और ऑटोनॉमी की डिमांड कर रहे हैं। और बाहर से भी इनको सपोर्ट मिलता था ताकि हमारे देश में जो है अशांति अशांति मची रहे। तो ये जो नया चैलेंज जो था ये सामने आया था 1980s के टाइम पर। जो ये रीजनल एस्पायरेशन थोड़ी बढ़ गई थी। ओके, जनता गवर्नमेंट जो थी, मतलब कि जनता जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जनता पार्टी का एडमिनिस्ट्रेशन वो खत्म हुआ था, है ना? और जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखने को मिली थी सेंटर में, कांग्रेस का रूल आ गया था फिर से, है ना? पहले क्या हो रहा था, कोaliशन गवर्नमेंट चल रही थी। तो इस डिकेड में कई सारी जो है कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिले और जो है समझौते भी साइन किए गए देश में। तो मेजर रीजन जहाँ पर प्रॉब्लम्स देखने को मिली, असम हो गया, पंजाब हो गया, मिज़ोरम हो गया, जम्मू एंड कश्मीर। ओके, इस चैप्टर में हम कई सारी चीज़ें जानेंगे, क्या-क्या टेंशन्स वगैरह रही रीजनल एस्पायरेशन से रिलेटेड, है ना? उसके रीज़न क्या थे? क्यों हुई ऐसी टेंशन? ओके। इंडियन स्टेट ने किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया इस टेंशन का? आज के टाइम पर देखो मणिपुर में कितनी टेंशन चल रही है ना? वहाँ पर जो है इतना वॉयलेंस फैला हुआ है। तो ऐसे ही कई सारे रीजन होते हैं देश के, ठीक है। छत्तीसगढ़ हो गया और जो ईस्टर्न साइड में उड़ीसा साइड, मतलब यहाँ वाले रीजन में, यहाँ पर नक्सलिज्म बहुत चलता है, ठीक है। नक्सलिज्म भी हमने आपको पढ़ाया था। ओके, तो कई सारी डिफिकल्टीज भी फेस की, कैसे बैलेंस करें, लोगों के अधिकार को भी बैलेंस करना है और नेशनल यूनिटी को भी लेकर के चलना है। और भैया सिक्योरिटी भी तो मेंटेन करनी है। लोग हथियार लेके यूज करेंगे तो ये सब तो सिक्योरिटी पे भी इशू बन जाएगा, है ना, खतरा होगा। तो क्या-क्या हमने लेसन्स मिले हमको, है ना? इन सब चीज़ों से किस तरीके से हमने अचीव किया, जो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी डेमोक्रेसी में ये भी था। तो रीजनल एस्पायरेशंस जो यहाँ पर पोस्टर दिया हुआ है, देखो यहाँ पर जो पोस्टर दिया है ना, तो लोग ना अलग-अलग लैंग्वेजेज़ में अपनी एस्पायरेशंस के बारे में बताते थे। तो उत्तराखंड में 7 लैंग्वेजेज़ में बताया गया था, ठीक है? ये लोग चाहते थे कि उत्तराखंड एक नया स्टेट बनाया जाए। लोग डिमांड करते हैं कि हमको और ज़्यादा ऑटोनॉमी दी जाए, ठीक है? सेंट्रल इंडिया में देखो तो भीम प्रदेश, शायद तक जो भील प्रदेश बनाने की डिमांड करते हैं। अगर ऊपर देखें अपन नॉर्थ में, तो वहां पर जो है पंजाब में खालिस्तान की। ओके, तो ऐसे ही ना अलग अलग कई लोग जो है बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो जाते हैं कि अलग ही मतलब देश बनाएंगे, है ना। तो और कई लोग जैसे कि एक स्टेट से निकाल करके दूसरा स्टेट बनाने की डिमांड करते हैं। ऐसे ही ना 2000 में क्या हुआ था, 2000 में जो है, जो उत्तराखंड से जो है यूपी जो है ना, उत्तर प्रदेश, उसमें से निकाल करके उत्तराखंड को बनाया गया था, ठीक है। बिहार में से निकाल करके झारखंड को बनाया गया था। ओके, और मध्य प्रदेश में से निकाल करके छत्तीसगढ़ एक और स्टेट बनाया गया था, ठीक है। ऐसे ही स्टेट्स क्रिएट की गई। 2014 में आंध्र प्रदेश से निकाल करके तेलंगाना बनाया गया, ठीक है। तो ऐसे ही बड़े स्टेट को छोटा भी किया जाता है, 2 स्टेट्स में डिवाइड कर दिया जाता है ताकि जो है उसका एडमिनिस्ट्रेशन भी ढंग से हो सके।
तो 1980s में ना कई सारी रीजनल एस्पायरेशन देखने को मिली थी। लोग जो है अलग-अलग जो उनकी उम्मीदें थी, ओके, वो ऑटोनॉमी चाहते थे, ठीक है? और ज़्यादा जो ऑटोनॉमी मतलब खुद से सब कुछ गवर्न करना है ना, सब कुछ खुद के कंट्रोल में होना, हर स्टेट यही चाहता है। पर इससे जो है हमारी नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल यूनिटी को भी खतरा पहुँचता है, ठीक है? एक हद तक ही चीज़ें अलाउ कर सकते हैं कि आप जो है अपनी एरिया में प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हो, पर उससे देश की यूनिटी, लोगों को खतरा नहीं होना चाहिए। तो जब इतनी ज़्यादा ऑटोनॉमी की डिमांड करने लगे ना, तो एक चैलेंज देखने को मिल रहा था, इंडियन यूनियन से बाहर जाने की बात करने लगे थे वो लोग, मतलब भारत से अलग होने की, है ना? आर्म्ड असर्शन देखने को मिला था, लोग जो है इतना गुस्सा दिखा रहे थे, ओके, हथियार उठा लिए थे उन्होंने। तो गवर्नमेंट ने भी फिर फोर्सेस का यूज़ किया, उनको सप्रेस भी किया, है ना? तो कोलैप्स हुआ था पॉलिटिकल एंड इलेक्टोरल प्रोसेस, ये भी देखने को मिला था, ठीक है? मतलब कि इलेक्शन वगैरह भी नहीं कंडक्ट करवा रहे थे प्रॉपर उस टाइम पर, है ना? और इंदिरा गांधी का असैसिनेशन भी हुआ था। 1984 में जो है ऑपरेशन ब्लू स्टार भी चलाया गया था, जो अमृतसर टेम्पल में जो है खालिस्तानी ग्रुप जो है ना, वो सब ने कब्ज़ा कर लिया था, तो उस टाइम पर। तो कई सारे जो इतना सरप्राइज़िंग नहीं है ये कि कई सारे जो स्ट्रगल चलते रहे और फिर वो बहुत ही लंबे स्ट्रगल चले। उसके बाद में जो है नेगोशिएट किया गया, बातचीत की गई सेंट्रल गवर्नमेंट से, ठीक है? और जो ग्रुप वो स्ट्रगल कर रहे थे, है ना? दोनों के बीच में बातचीत हुई और उन्होंने एग्रीमेंट सेटलमेंट साइन किया। तो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के तहत जो है बातचीत के थ्रू सॉल्व की गई चीज़ें, पर भी जो है जर्नी जो थी एक अकॉर्ड की, ये फिर भी मतलब कि ये अकॉर्ड तक पहुँचने में ये जो एग्रीमेंट किया, जो सेटलमेंट किया, तो इसकी जर्नी जो है वॉयलेंस भी रहा है इसमें, ठीक है? लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी किया, दंगे भी हुए, तो कई सारी प्रॉब्लम्स रही। इंडियन अप्रोच किस तरीके से रही? हम स्टडी करें अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एंड प्रोसेस ऑफ नेशन बिल्डिंग का, तो हम बार-बार एक ही चीज़ हमारे सामने आती है, वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंडियन अप्रोच टू डाइवर्सिटी। एक जो बेसिक प्रिंसिपल है, जो हम अपनी इंडियन अप्रोच मतलब किस तरीके से हम टैकल करें चीज़ों को, तो डाइवर्सिटी है। मतलब डाइवर्सिटी को किस तरीके से लेकर के चलें। तो हमारे यहाँ ना हमेशा से हमारे संविधान में ये चीज़ दी हुई है कि किसी के भी जो अधिकारों का जो रीजन है अलग-अलग, उनको भी जो है चीज़ों को सबको लेकर के चलना है, डाइवर्सिटी को लेकर के चलना है ना। लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं, उनको उनकी कल्चर को मेंटेन कर सकें वो, ओके, किसी के अधिकारों का वायलेशन ना हो। आर्टिकल 29 और 30 में भी जो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट दिए हुए हैं, ठीक है? 29 में कोई भी सेक्शन जो है सोसाइटी का, वो अपने कल्चर को जो अपनी मतलब लैंग्वेज कोई भी जो है अलग तरीके का उस उन चीज़ों को प्रोटेक्ट कर सकता है। आर्टिकल 30 में माइनॉरिटीज़ को अधिकार दिया गया कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकें, है ना? तो हमारे संविधान में जो है अकोमोडेट करके लेकर के चला है डाइवर्सिटी को भी, कि ठीक है? तो ये सारी चीज़ें थी। तो हम एक यूनिटी को भी लेकर के चलना चाहते थे अपने देश में, सभी लोग साथ में रहें, सोशल लाइफ़ अच्छे से रहे उनकी, ठीक है? अपनी जो एक कैरेक्टरिस्टिक है ना हमारे देश का कि अलग-अलग कल्चर है, अलग-अलग लैंग्वेजेज़ हैं, अलग-अलग डाइवर्सिटी है, बिना इसको लूज़ किए। इंडियन नेशनलिज़्म जो है ये बैलेंस करता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी विद डाइवर्सिटी, ठीक है? हम एकजुटता भी साथ में लेकर के चलें, यूनिटी भी रहे हमारे देश में और जो हमारे देश का इतना रिच कल्चर है वो भी बना रहे, ठीक है? तो नेशन जो है, नेशन का मतलब ये नहीं होता है कि नेगेशन ऑफ द रीजन, मतलब कि आप रीजन की आइडेंटिटी, रीजन का कल्चर, हर चीज़ को इस तरीके से नेगेट नहीं कर सकते, ओके? मतलब उसको छोड़ दिया, बस होमोजेनस सब चीज़ें एक तरह की होंगी, ठीक है? किसी के राइट्स का भी जो है ध्यान नहीं रखा जाएगा, ऐसा नहीं होता है ना? तो रीजन की आइडेंटिटी रीजन को भी लेकर के चलते हैं पर्टिकुलर, है ना? तो इस सेंस में देखिए तो इंडिया का अप्रोच जो है बहुत ही डिफरेंट है, जो कि यूरोपियन नेशंस ने अडॉप्ट किया था, ठीक है? तो कल्चरल डाइवर्सिटी एज़ अ थ्रेट टू नेशन, तो ऐसा नहीं हम देखते हैं। यूरोप में क्या देखते हैं कि डाइवर्सिटी एज़ अ थ्रेट, मतलब डाइवर्सिटी अगर ज़्यादा रहेगी ना, तो वो खतरा पहुँचाएगी नेशन को, ठीक है? क्योंकि लोग जो है अलग-अलग डिमांड करेंगे, अलग होने की बातचीत करेंगे, दंगे वगैरह होंगे। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, जो ब्रिटिश है, ठीक है? और जो यूरोपियन लोग थे, उन्होंने भी कहा था कि ये देश तो भई बहुत सारे टुकड़े होंगे इसमें, क्योंकि इतना डाइवर्स था हमारा देश। पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हम यूनिटी को भी लेकर के चल रहे थे, साथ-साथ डाइवर्सिटी को भी लेकर के चल रहे थे। इंडिया ने अडॉप्ट किया डेमोक्रेटिक अप्रोच डाइवर्सिटी के क्वेश्चन में, ओके? तो हम दोनों चीज़ों को लेकर के चले। डेमोक्रेसी ने अलाउ किया कि पॉलिटिकल, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है तो लोगों को बोलने का अधिकार है। तो इसने क्या अलाउ किया कि लोग जो है अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकें, ठीक है? क्या डिमांड है उनकी, उनके रीजन में क्या-क्या वो चाहते हैं, कितनी ऑटोनॉमी कितनी हद तक चाहते हैं, ये सारी चीज़ें वो सबके सामने रखने लगे। इसको हम एंटी नेशनल के तरीके से नहीं देखा, है ना? अगर वो अपनी बातें रख रहे हैं, ठीक है? वो चाहते हैं कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट क्रिएट हो, है ना? तो इसको हम एंटी
नेशनल के तरीके से नहीं देखेंगे। यहाँ थोड़ा डर लग रहा था कि हाँ, देश बँट ना जाए, ऑलरेडी रिलीजन के बेसिस पे पार्टीशन हो चुका था। पर फिर भी जो है फिर वन लैंग्वेज, वन नेशन सॉरी वन स्टेट की डिमांड को फुलफिल नहीं किया गया। हाँ, जो मेजर मेजर लैंग्वेज थी, उनके बेसिस पे स्टेट्स क्रिएट किए गए थे। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स ने अलाउ किया, पार्टीज़ हो गई, ग्रुप्स हो गए, वो एड्रेस कर सके लोगों के जो बेसिक रीजनल आइडेंटिटी है, एस्पिरेशंस है, स्पेसिफिक रीजनल जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी। जैसे कि अगर राजस्थान वेस्टर्न साइड देखें, तो वहाँ पर जो है रेनफॉल भी नहीं होती है और सूखा भी पड़ा रहता है ना? तो वहाँ पर जो इश्यूज़ हैं उनके रीजन की अलग प्रॉब्लम है ना? साउथ में अलग जो पानी की स्कैर्सिटी वग़ैरह देखने को मिलती है, ओके। और जो एक्सेसिव रेनफॉल भी देखने को मिलती है वेस्टर्न घाट साइड्स, है ना? तो लैंडस्लाइड की प्रॉब्लम देखने को मिलती है नॉर्दर्न स्टेट साइड, है ना? तो कई सारी प्रॉब्लम्स अलग-अलग होती है रीजन की। ओके, रीजनल स्पेसिफिक आइडेंटिटी भी होती है ना? सबका अलग-अलग जो डिफरेंट थोड़ा कल्चर है। नॉर्थ में आपको अलग देखने को मिलेगा, है ना? वहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है तो उस तरीके का वहाँ का कपड़े वगैरह पहनना, ओके। और जो खाना वगैरह रहता है, साउथ में जो है थोड़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना? तो यहाँ पर अलग रहता है, ठीक है? ईस्ट में अलग है, सेंट्रल में अलग है, तो हमारे देश में देखिए तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है रीजनल स्पेसिफिक, उनकी प्रॉब्लम्स भी अलग-अलग हैं। तो वो सब डील करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, ग्रुप्स होते हैं जो कि अपनी चीज़ों को सामने रखते हैं गवर्नमेंट के, है ना? तो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में रीजनल एस्पायरेशंस और ज़्यादा जो स्ट्रेंथन हुई और ज़्यादा मजबूत हो गई। एट द सेम टाइम डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का ये भी मतलब है कि रीजनल इश्यूज़ एंड प्रॉब्लम को एडिक्वेट अटेंशन मिलेगा, ठीक है? मतलब कि उनकी प्रॉब्लम्स, उनके इश्यूज़ को भी अटेंशन दिया जाएगा, है ना? ऐसा नहीं है कि इग्नोर कर देंगे और ऐसी ही पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस लेकर के चलेंगे। रीजनल पार्टीज़ रीजनल इश्यूज़ को भी हाइलाइट करती हैं, जो लोकल लेवल पे आपने देखा होगा पार्टीज़ जब इलेक्शन वगैरह होते हैं, तो वो रीजनल मुद्दों को भी उठाते हैं। ओके, नेशनल लेवल पे इलेक्शन होती है, तो नेशनल लेवल के मुद्दे उठाए जाते हैं। तो ऐसा अरेंजमेंट है, इसकी वजह से कभी-कभी टेंशन और प्रॉब्लम भी हो जाती है। हमने पॉजिटिव देख लिया कि किस तरीके से जब भी रीजनल एस्पायरेशंस होती है तो लोगों की आवाज़ भी सुनी जाती है, रीजनल प्रॉब्लम्स को भी देखा जाता है, अटेंशन दिया जाता है, इश्यूज़ को भी, है ना? अब देखो कई सारे चैलेंजेस भी आते हैं क्योंकि रीजनल एस्पायरेशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि यूनिटी को थ्रेट पहुँच जाता है। ओवर ही ज़्यादा फोकस करने लगते हैं रीजन पे तो हमारी नेशनल यूनिटी होती है उसको खतरा पहुँच जाता है, ठीक है? तो दूसरे टाइम पर देखें तो कंसर्न जो रीजन की बात करें, मतलब कि बस आप अपनी-अपनी रीजन की लोग चिंता कर रहे हैं, तो एक लार्जर जो लोग फिर देखते नहीं हैं कि इस चीज़ को एक लार्जर एक नेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते हैं, कि पूरे देश को लेकर के चलना है। लोग जो है अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करने लगते हैं, ठीक है? जैसे कि आपस में ही भिड़ जाते हैं, कभी-कभी तो स्टेट्स है ना, 2 स्टेट्स लड़ जाते हैं। तो ज़्यादातर ना पॉलिटिकल जो पार्टीज़ होती हैं ना, उन्हीं का काम होता है ये लड़वाने-भिड़वाने का, है ना? तो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं जैसे कि पावर के लिए हो जाते हैं, राइट्स के लिए हो जाते हैं और सेपरेट एक्जिस्टेंस की डिमांड करते हैं, कॉमन टू द नेशन, है ना? हम तो डाइवर्सिटी को लेकर के चलना चाहता है हमारा देश, है ना? पर क्या देखने को मिलता है कि रीजनल एस्पायरेशंस की वजह से लोग जो है अपने ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करने लगे हैं, अपने राइट्स के ऊपर, अपनी चीज़ों के ऊपर और सेपरेट होने की बात करने लगते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। ठीक है, टेंशन के क्या-क्या एरिया हैं, ठीक है? तो 4th चैप्टर में हमने देखा था कि इंडिपेंडेंस के बाद में जो है हमारा नेशन ना कई सारे डिफिकल्ट इश्यूज़ थे हमारे देश में। पार्टीशन जो हुआ था, तो बहुत सारे लोगों का डिस्प्लेसमेंट भी हुआ था। बहुत सारा जो कम्युनल वॉयलेंस देखने को मिला था, है ना? रिलीजन के नाम पे लोगों ने बहुत ज़्यादा लड़ाई की थी, ओके? और डिस्प्लेसमेंट यहाँ के लोग जो हैं पाकिस्तान में गए थे और पाकिस्तान के लोग जो हैं यहाँ पर आए थे, ठीक है? मतलब भारत ही था पूरा, पाकिस्तान के लोग नहीं, भारत के लोग जो हैं, तो कुछ लोग जो हैं पाकिस्तान में चले गए, कुछ लोग जो हैं इंडिया में आ गए, तो बहुत सारे लोगों का डिस्प्लेसमेंट हुआ था, ठीक है? बहुत सारे लोगों की जान गई थी। प्रिंसली स्टेट्स को मिलाया गया था, है ना? बहुत सारे हमारे यहाँ 500 से ज़्यादा तो राजा-रजवाड़ी हुआ करते थे, ठीक है? छोटे-छोटे राजा हुआ करते थे, जो कि ब्रिटिश के अंडर थे। पेंशन पे थे, पर जो है उनकी मतलब इन नाम के लिए तो राजा थे ना, तो उनको भी मिलाना, ठीक है? स्टेट्स में। राजा लोग भी सोच रहे थे कि अगर हम मिल गए, ठीक है? तो यहाँ पर होगी डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में होगा इलेक्शन, इलेक्शन होगा तो इनका तो पत्ता साफ हो जाएगा ना। तो ये भी चैलेंजेस थे। दोबारा से स्टेट्स को रीऑर्गनाइज़ करना, है ना? अलग-अलग पहले का मैप हमने आपको दिखाया था, जो पिछले चैप्टर हमने पढ़े थे। तो किस तरीके का था, है ना? बाद में जो है हमारे देश में बहुत सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ क्रिएट की गई। ओके, यूनियन टेरिटरीज़ डायरेक्टली जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर होती है, मतलब पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट के अंदर, है ना?
तो कई सारे जो ऑब्जर्वर्स थे, जो हमारे देश से भी और बाहर से भी, उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि इंडिया जो है यूनिफाइड कंट्री ज़्यादा दिन तक रह नहीं पाएगा। मतलब कि जो यूनिटी है ना हमारे देश की टूट जाएगी। इंडिपेंडेंस के बाद ही जम्मू एंड कश्मीर का इश्यू बहुत ज़्यादा सामने आ गया था, ठीक है? क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के जो राजा हरी सिंह थे, वो चाहते थे कि ना तो हम इंडिया में मिले, ना ही पाकिस्तान में मिले, ठीक है? बाद में जो है पाकिस्तान ने इनके ऊपर अटैक कर दिया, तो ये जो है इंडिया के पास हेल्प माँगने आए थे। फिर इंडिया ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन करवाया, तो उसमें जो है इंडिया का पार्ट बन गया था जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है? पूरी तरीके से। पर ये बात जो है पाकिस्तान मानता नहीं है, पाकिस्तान जो है बार-बार टेररिज़्म फैलाता है वहाँ पर। हुँ। तो ये सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट नहीं था इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, इससे भी ज़्यादा था। इट वाज़ द क्वेश्चन ऑफ पॉलिटिकल एस्पायरेशंस ऑफ द पीपल ऑफ द कश्मीर। तो कश्मीर के लोग क्या चाहते थे, है ना? उस टाइम पर। तो कई सारे पार्ट्स में नॉर्थ ईस्ट में अगर देखें देयर वर नो कंसेंसस अबाउट बीइंग पार्ट ऑफ इंडिया। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में देखें तो कई सारे जैसे कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मिज़ोरम, मणिपुर, ठीक है, असम। तो ये सारे जो स्टेट्स हैं हमारे नॉर्थ ईस्टर्न, सेवन सिस्टर्स, इनका कोई कंसेंसस नहीं था, ये लोग हर चीज़ पे एग्री नहीं थे कि इंडिया का पार्ट बनना है कि नहीं बनना है, ठीक है? एक्चुअली ना यहाँ पर ना ज़्यादातर ट्राइब होती हैं, ट्राइबल एरिया है, ठीक है? ये ज़्यादातर, ओके? और फॉरेस्ट वाला इलाका है बहुत ज़्यादा। तो पहले तो नागालैंड में फिर मिज़ोरम में देखने को मिला स्ट्रॉन्ग मूवमेंट बोलते कि इंडिया से अलग हो जाएँगे। साउथ में देखने को मिला कई सारे द्रविडियन मूवमेंट चलाए गए, ओके? तो वो भी सेपरेट कंट्री की डिमांड करने लगे थे, आइडिया लाया गया सामने। इस इवेंट्स की वजह से ना लोग बहुत ज़्यादा जो है बहुत सारे लोग ना एगिएशंस उठने लगा, ठीक है? लोग जो है प्रोटेस्ट करने लगे, गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाने लगे कई सारे पार्ट्स में। कि फॉर्मेशन किया जाए लिंग्विस्टिक स्टेट्स का, ठीक है? मतलब कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स क्रिएट का और ठीक है? 1950 1950s के बाद से ही ये सारी चीज़ें चल रही थी। फिर 1956 में जो है फैज़ अली कमीशन आए, उन्होंने बोला, ठीक है? कि आप जो है स्टेट्स लैंग्वेज के बेसिस पे क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो बाद में जो जैसे कि आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है? कर्नाटका हो गया, महाराष्ट्र, गुजरात, ठीक है? ये सारे रीजन जो है इस एगिएशन से अफ़ेक्ट हुए थे। ओके, और ये जो क्रिएट भी किए गए लैंग्वेज के बेसिस पे कई सारे पार्ट्स जो है साउथ इंडिया के पर्टिकुलरली तमिलनाडु की बात करें, तो यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे थे ताकि जो है हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज ना बनाया जाए देश की। तो हमारे देश में ये भी था, संविधान में भी लिखा हुआ है कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के तरीके से लेकर के चलना है। पर हमारे देश की बात करें तो एक ह नेशनल लैंग्वेज कोई भी नहीं है एक्चुअली में, ठीक है? हमारे देश में जो है कई सारी भाषाएँ बोली जाती हैं। 19,500 से ज़्यादा तो बोलियाँ हैं हमारे देश में। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का सर्वे कंडक्ट करवाया था उन्होंने और कई सारी तो ऐसी ट्राइबल लैंग्वेजेज़ हैं, जिनकी कोई रिटन कुछ है ही नहीं, है ना? मतलब उनका अगर वो खत्म हो जाए, वो लोग बोलना बंद कर दें ये लैंग्वेजेज़, तो ये लैंग्वेजेज़ ही विलुप्त हो जाएँगी। तो 8th शेड्यूल है हमारे संविधान में, उसमें जो 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेज़ दी गई हैं, ठीक है? तो 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेज़ हैं हमारे देश की, ओके? तो इसमें कई सारी लैंग्वेजेज़ हैं जैसे कि हिंदी हो गया, उर्दू हो गई, ठीक है? अ, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली तो कई सारी लैंग्वेजेज़ हैं ऐसी, ठीक है? तो ये सारी ऑफ़िशियल लैंग्वेजेज़ हैं। हर स्टेट में अलग-अलग लैंग्वेज बोली जाती है। हाँ, इंग्लिश हमारे देश की ऑफ़िशियल लैंग्वेज नहीं है, ठीक है? तो इंग्लिश बस ऐसी कनेक्शन के तौर पे यूज़ की जाती है कि कनेक्टिविटी के तौर पे कि दूसरे रीजन से, दूसरे लोगों से कनेक्ट होने के लिए, ठीक है? अगर हम हमारी लैंग्वेज किसी को नहीं आती है, तो हम इंग्लिश बोलते हैं, वो भी इंग्लिश बोलता है, तो इंग्लिश ना क्योंकि कॉलोनियल रूल रहा वर्ल्ड में, तो इंग्लिश ऐसे डोमिनेट करने लगी, है ना? तो लो जो ना डिमांड थी मतलब नेशनल लेवल पे बात की जा रही थी कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दे देश की। ऑफिशियल नेशनल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेजेस तो 22 है हमारे देश में। तो नेशनल लैंग्वेज बना दिया जाए देश की। पर जो है साउथ के स्टेट बोलते थे कि हमारे ऊपर आप थोप रहे हो हिंदी, है ना? तो ऐसा नहीं कर सकते आप, ठीक है? तो इसके अगेंस्ट भी नॉर्थ में ना स्ट्रॉन्ग प्रो हिंदी एगिएशंस होने लगे, डिमांड कर रहे थे कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दो। ओके, तो मतलब हिंदी वाले जो सपोर्ट नॉर्थ वाले जो हैं हिंदी को सपोर्ट कर रहे थे कि हिंदी को जो है नेशनल लैंग्वेज आप बना दो। साउथ वाले कह रहे थे कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है? तो लेट 1950s में जो पंजाबी लैंग्वेज बोलने वाले थे, वो भी जो है बहुत ज़्यादा डिमांड करने लगे कि हमारा भी अलग से स्टेट बनवाओ। ठीक है, पहले पंजाब और हरियाणा साथ में था, बाद में इसको अलग कर दिया गया। डिमांड जो है एक्सेप्ट की गई और पंजाब में से हरियाणा को निकाला गया, ठीक है? मतलब पंजाब और हरियाणा को सेपरेट कर दिया गया 1966 में, ठीक है? हरियाणा वाले जो है हरियाणवी थोड़ी उनकी हिंदी वैसी रहती है और पंजाब में तो पंजाबी बोली जाती है ना?
छत्तीसगढ़ क्रिएट किया गया उत्तराखंड से, जो सॉरी मध्य प्रदेश से निकाल कर के छत्तीसगढ़ क्रिएट किया गया 2000 में, है ना? उत्तराखंड क्रिएट किया गया उत्तर प्रदेश से निकाल कर के, झारखंड बिहार से निकाल कर के क्रिएट किया गया। तो चैलेंज जो है डायवर्सिटी का, तो ये ना इंटरनल बाउंड्रीज़ जो हैं, ये भी चैलेंज बनती हैं, ठीक है? कि अलग-अलग जो एक स्टेट के लोग अलग डिमांड करने लगते हैं कि हमें अपना अलग रीजन चाहिए, अलग स्टेट चाहिए, ठीक है? पर इतने से ही हमारे देश की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो गई। कई सारी प्रॉब्लम जो है आज भी बनी हुई हैं। कई सारे रीजन जैसे कि कश्मीर हो गया, नागालैंड हो गया, तो यहाँ की जो प्रॉब्लम है ना और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है यहाँ का चैलेंज, ठीक है? अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। फर्स्ट फेज़ में तो सॉल्व नहीं हुआ ये नेशन बिल्डिंग की, है ना? बिसाइड नए चैलेंजेस भी आने लगे जैसे कि पंजाब से, असम से, मिज़ोरम से भी, ओके? तो हम ना इन केसेस को पढ़ेंगे डिटेल में। इस प्रोसेस में जो है हम कुछ अर्लीस्ट जो हम देखेंगे हमारे देश में क्या-क्या सिचुएशंस रही, क्या-क्या प्रॉब्लम्स आई नेशन बिल्डिंग में। सक्सेस भी रहा और फेलियर भी रहा, है ना? जैसे कि कई कई जगह पे हम शांति बना पाई सेंट्रल गवर्नमेंट, कई जगह पर नहीं बना पाए, ठीक है? तो हमें ना पास्ट का जब समझ जाएँगे तो हमें आज की सिचुएशन भी समझ में आ जाएगी और हमें फ्यूचर का भी अंदाज़ा लग जाएगा, है ना? तो ये सारी चीज़ें। ओके, तो अगर किसी जगह की आपको देख रहे हो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है इस रीजन में, तो उसका पास्ट भी समझ जाओ तो समझ में आ जाता है, ठीक है? कि पहले ऐसी थी तो अब इसकी वज़ह से ये हो रहा है। तो पहले हम केस देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर का, ठीक है? आपने पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में कि जम्मू एंड कश्मीर को जो है स्पेशल स्टेटस दिया गया है आर्टिकल 370 में, जो कि अब हटा दिया गया है। 5 अगस्त 2019 को ये स्पेशल स्टेटस हटा दिया गया है, ठीक है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये दिया गया था। तो वो ये कह सकते हैं कि एक गलती भी था उस टाइम पर जो है गवर्नमेंट की, है ना? कई सारे हिस्टोरिकल ब्लंडर्स भी हैं हमारे देश में, ठीक है? तो इन स्पाइट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में जो है बहुत ज़्यादा वॉयलेंस भी देखने को मिलता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, जिसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है आपको पता ही है। पाकिस्तान जो है बार-बार टेररिज्म फैलाता है, ठीक है? वहाँ के टेररिस्ट नर्सरी ऑफ टेररिस्ट कहते हैं, वहाँ पर सेफ हेवन ऑफ टेररिज्म देखने को मिलता है पाकिस्तान को, कई सारे टैग मिले हुए हैं इंटरनेशनल लेवल पे भी। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी देखने को मिलती है क्योंकि वो लोग जो है इतना ज़्यादा वॉयलेंस फैलाते हैं, भड़काते हैं वहाँ के यूथ को कि वो लोग जो है अगेंस्ट हो जाते हैं। ठीक है, आपने देखी होंगी मूवीज़ में भी कि वो आज़ादी-आज़ादी करते हैं, है ना? और अब तो चाइना भी पाकिस्तान को सपोर्ट करता है ताकि जो हमारे देश में अशांति हो, है ना? एक्सटर्नल जो रेमिफिकेशन, तो जिसकी वज़ह से हमारे देश में भी इंटरनल भी और बाहर भी जो है कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ठीक है? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाती है, ओके? तो इसकी वजह से लॉस होता है कई सारी। अब देखो यहाँ पर अगर अशांति रहेगी, कितना अच्छा एरिया है ना, अच्छी बर्फ वगैरह सब कुछ पड़ती है। चाहे तो अपन बहुत सारा टूरिज़्म, स्पोर्ट्स वगैरह डेवलप कर सकते हैं। पर यहाँ पर इतनी अशांति रहती है, वॉयलेंस रहता है, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह प्रॉपर नहीं हो पाती। लोग घूमने क्यों आएँगे ऐसी डरा मतलब जहाँ पर जो है टेररिज़्म फैल रहा है, तो उस जगह पर अपनी जान जोखिम में क्यों डालेगा इंसान, है ना? तो कई सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। बहुत सुंदर-सुंदर झीलें हैं, ओके, देखने लायक बहुत कुछ है। अब तो गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी बना दी है। पहले के टाइम पर तो बहुत ज़्यादा वॉयलेंस था और पाकिस्तान वॉयलेंस फैलाता रहता है, ठीक है? तो कई सारे लोगों की जो है जान भी खतरे में जाती है। इनोसेंट सिविलियंस होते हैं, उनकी भी जान जाती है। सिक्योरिटी पर्सनल्स की भी जाती है, ठीक है? ओके, और मिलिटेंट जो है जिनको भड़काया जाता है, देश के खिलाफ भड़काया जाता है, उनकी भी जान जाती है। ओके, तो कई सारे जो लार्ज स्केल पे डिस्प्लेसमेंट भी देखने को मिला था, कश्मीरी पंडित्स जो थे उनको मार-मार के भगाया भी गया था, ठीक है, कश्मीर वैली से, है ना? तो जम्मू एंड कश्मीर जो है इसमें ना 3 सोशल एंड पॉलिटिकल रीजन देखने को मिलते हैं, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ये जो है प्रेज़ेंट मैप है, ओके। जब जो है 2019 में जो स्पेशल स्टेटस हटाया गया था, तो ये ना पहले कश्मीर ज़्यादा हुआ करता था, तो ये लद्दाख बना दिया गया और ये जम्मू एंड कश्मीर का इतना रीजन बस है, ओके? तो जम्मू जो रीजन है, मिक्स है, इसमें ना फुटहिल्स भी आती है, जैसे ये पहाड़ हो गया, तो ये जो नीचे-नीचे वाला एरिया होता है ना, इसको फुटहिल्स कहते हैं और इसमें प्लेन्स भी आते हैं, ठीक है? प्लेन वाला इलाका हो गया, ठीक है? तो यहाँ पर जो है हिंदू रहते हैं, मुस्लिम्स हाँ, ठीक है, हिंदूज़ रहते हैं, ओके? फुटहिल्स में और प्लेन्स में। मुस्लिम और सिख पीपल जो हैं, अदर डिनोमिनेशन से इस रीजन में जो लोग रहते हैं, ठीक है? तो मुस्लिम और सिख भी रहते हैं। कश्मीर रीजन में जो है, कई सारे जो कश्मीर वैली भी आती है, ठीक है? डल लेक के बारे में आपने सुना होगा, ये भी है। तो यहाँ पर जो है कश्मीरी मुस्लिम रहते हैं, ठीक है? कश्मीर वैली में, ओके। बाकी के हिंदू, सिख हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, तो ये भी रहते हैं, ओके। लद्दाख रीजन में देखें तो लद्दाख में ज़्यादातर माउंटेन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो है थ्री इडियट्स की शूटिंग भी हुई थी ना पैंगोंग तोशो लेक में, ठीक है? पैंगोंग सो लेक में, ओके। उस पे भी चाइना आधा कब्ज़ा करके बैठा है।
ये तो हमारे देश का ऑफिशियल मैप है, पर यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर जो है अक्साई चिन है, जो कि चाइना ने कैप्चर कर लिया था 1962 की वॉर में। ओके, तो ये रीजन यहाँ से इतना-इतना इसने कवर करके रखा हुआ है। यहाँ पर आपको पता ही है पीओके वाला एरिया देखने को मिलता है, ओके? और यहाँ का रीजन भी थोड़ा-थोड़ा पाकिस्तान ने कब्ज़ा करके रखा हुआ है, ओके? तो बहुत ही कम पॉपुलेशन जो है ऑलमोस्ट इक्वली डिवाइडेड है, मतलब बुद्धिस्ट और मुस्लिम में थोड़ी कम पॉपुलेशन जो लद्दाख में, ओके? तो बुद्धिस्ट है, मुस्लिम है लद्दाख में। प्रॉब्लम की रूट्स क्या है, जड़ें क्या हैं जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है कश्मीर में? 1947 के पहले जम्मू एंड कश्मीर जो है एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था। ठीक है, यहाँ पर राजा-महाराजा का रूल हुआ करता था। वहाँ के जो राजा थे, राजा हरी सिंह जो थे, वो नहीं चाहते थे कि इंडिया में मिले या पाकिस्तान में मिले। वो चाहते थे कि हम इंडिपेंडेंट रहें, ओके? इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह रहना चाहते थे। मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है अगर कश्मीर की बताएँ तो वहाँ पर जो है मुस्लिम्स थी, पर उनके जो राजा थे वो हिंदू थे। ठीक है? तो ये भी एक यूनिक चीज़ देखने को मिली थी। पाकिस्तानी लीडर जो थे, ठीक है, उनको लगा कि कश्मीर उनका होता है। अपने आप ही हक जताने लगते हैं, अपने आप ही जो है मतलब इंडिया से इतनी चिढ़ थी, पता नहीं क्या ही है। और जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, उन्होंने भी बहुत वॉयलेंस फैलाया था, ठीक है? तो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन मुस्लिम है, इसलिए ये लोग कहते थे कि मुस्लिम जो है ज़्यादा पॉपुलेशन है, इसलिए जो है कश्मीर पाकिस्तान का होगा। ऐसी कैसी बात हो गई, है ना? तो तो ये लोग ऐसा कहते थे। ओके, तो वहाँ पर ऐसा कहेंगे क्या जहाँ पर भी मुस्लिम रहते हैं वो उनका हो जाएगा क्या? मिडल ईस्ट में कहेंगे क्या ऐसा? है ना? कि पाकिस्तान हो गया, भगाएँगे पाकिस्तान को मार के वो लोग। ठीक है, तो ये लोग ऐसा कह रहे थे व्हाई दिस अ, जो लोग थे ना, तो लोग जो हैं वहाँ के वो अपने आप को कश्मीरी की तरह देखा करते थे, ठीक है? सबसे ऊपर। जो इश्यू था रीजनल एस्पायरेशन का वो कश्मीरियत था, ठीक है? मतलब जो कश्मीरियत कहते थे इसको रीजनल एस्पायरेशन का, ठीक है? पॉपुलर मूवमेंट देखने को मिला स्टेट में जिसको शेख अब्दुल्ला ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस लेकर के चले, ठीक है? वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी ने भी सिचुएशन को बहुत खराब किया है। ओके, चाहते तो यूनाइट लेकर के चल सकते थे देश को, वो जम्मू एंड कश्मीर के साथ में, पर उन लोगों ने भी प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं कई सारी, ठीक है? पॉलिटिकल पार्टीज़ भी अपना फ़ायदा देख रही हैं कि वहाँ के जो नेता लोग थे, वो भी नहीं चाहते कि जनता का वेलफेयर हो, जो भी पैसा आता था डेवलपमेंट की बजाय लगाने के, वो जो है खुद खाते थे, ठीक है? तो ये भी करप्शन भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम था। तो शेख अब्दुल्ला जो थे नेशनल कॉन्फ्रेंस तो उन्होंने परेशान वो चाहते थे कि राजा हट जाएँ, ओके? और वो जॉइन नहीं करना चाहते थे पाकिस्तान को, ठीक है? अगेंस्ट थे उसके। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है एक सेक्युलर ऑर्गनाइज़ेशन थी, ठीक है? इसमें जो है कांग्रेस के साथ में एसोसिएशन बना ली, ठीक है? तो शेख अब्दुल्ला जो है पर्सनल फ्रेंड थे, जो लीडिंग जो हमारे यहाँ के नेशनल जो लीडर थे नेहरू, तो उनके दोस्त थे ये, ओके? अभी हम देखेंगे द्रविडियन मूवमेंट को, पहले कश्मीर का पढ़ लें, है ना? ये देखो कश्मीरी असीड्स टू इंडिया, ओके? तो ये सब देखेंगे हम। तो अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने ट्राइबल इन्फ्iltrators को भेजा, ठीक है? ताकि कैप्चर कर सकें वो कश्मीर को। मतलब उन्होंने पाकिस्तान ने जो बहुत सारे ऐसे जो टेररिस्ट टाइप के लोगों को भेजा, वो लोग ना कश्मीर में गए, बहुत सारे लोगों को मारा उन्होंने, ठीक है? लोगों की हत्या की और फिर कब्ज़ा करना चाहते थे कश्मीर में। इसकी वजह से फोर्स्ड हो गए थे महाराजा, उन्होंने इंडियन मिलिट्री से हेल्प माँगी, ठीक है? वो चाहते थे कि जो हमारे देश जो है हेल्प करे उनकी, ठीक है? इंडिया ने एक्सटेंड किया मिलिट्री सपोर्ट, हमने बोला ठीक है हम आपको सपोर्ट करेंगे, ओके? इन्फिल्ट्रेटर्स को हम भगा देंगे कश्मीर वैली से। बट जो है जब ऐसा है ना हम आपकी मदद कर देंगे पर महाराज को साइन करना होगा इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन। जिस स्टेट जितने भी प्रिंसली स्टेट थे ना, उनके साथ में जब वो इंडियन यूनियन में मिले थे, तो उन्होंने भी ये डॉक्यूमेंट साइन किया था, ओके? कि वो इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है अब, ठीक है? तो उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन जो है साइन किया था। हाउएवर पाकिस्तान कंटिन्यू था कि कंट्रोल कर ले खूब सारा पार्ट स्टेट का, ओके? इश्यू ये था कि यूनाइटेड नेशन के अंदर ये इश्यू चला गया, ठीक है? सरदार वल्लभ भाई पटेल कह रहे थे कि इसको ना हमारे इंटरनल हमारे देश का मैटर है, तो हम खुद ही सॉल्व कर लेंगे। पर नेहरू जी जो है इंडिया को मतलब नेहरू जी की थोड़ी आइडियलिस्टिक पॉलिसी थी कि वो जो है इस इश्यू को जो है यूएन में लेकर के चले गए, जो कि कोई काम की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, सब अपने फायदे के लिए इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है? तो यहाँ लेकर के चले गए, तब से ये मुद्दा वहीं अटका हुआ है, ठीक है?
तो यूनाइटेड नेशन की जो है यहाँ पर लेकर के चले गए इस इश्यू को, क्योंकि रेज़ोल्यूशन लाया गया 21 अप्रैल 1948 में, रिकमेंड किया गया कि 3 स्टेप प्रोसेस होगी इस इश्यू को सॉल्व करने के लिए। 3 तरीके की प्रोसेस होगी, ठीक है? 3 स्टेप्स होंगे। तो तब तक ना पाकिस्तान ने खूब सारा एरिया जो है, जो पीओके अभी कहते हैं ना, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो वो कैप्चर कर लिया था। तो 3 स्टेप प्रोसेस ये थी कि पाकिस्तान को सबसे पहले तो विथड्रॉ करना होगा अपने जो जो भी उनके नेशनलाइज़्ड थे ना, जो कश्मीर में एंटर हुए। पहली चीज़ थी कि पाकिस्तान को जो भी अपनी फ़ोर्स वग़ैरह उसने एंटर करवाई थी, उनको जो है हटाना होगा। सेकंड था कि इंडिया जो है प्रोग्रेसिवली रिड्यूस करे अपनी फ़ोर्सेस, ओके? मतलब कि इंडिया की जो फ़ोर्सेस है ना कश्मीर में, उनको भी कम करे ताकि लॉ एंड ऑर्डर बन सके वहाँ पर। आप बताओ अगर फ़ोर्सेस हटा लेते तो क्या लॉ एंड ऑर्डर बन पाता वहाँ पर? पाकिस्तान और टेररिज़्म फैलाता। थर्ड था कि प्लेबिसाइड करवाया गया, लोगों से पूछा गया कि वो क्या चाहते हैं, है ना? कंडक्ट किया गया फ्री एंड इम्पार्शियल प्लेबिसाइड, ठीक है? कि लोगों से पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं? हाउएवर कोई प्रोग्रेस देखने को नहीं मिली। यूएन की बात कोई नहीं मानता है, चाइना तो बिल्कुल नहीं मानता और यूएस तो बिल्कुल भी नहीं मानता, ठीक है? तो बेवकूफ़ी थी यूएन में ले जाना ये मैटर, सब लोग कहते हैं मतलब ऐसा, हिस्टोरिकल ब्लंडर ही था। नहीं तो अपनी ही इंटरनल अपनी फोर्सेस को यूज़ करके हम अपने देश में जो है शांति ला सकते थे, अपने एरिया को ले सकते थे वापस, है ना? तो कोई प्रोग्रेस नहीं देखने को मिली। इन मीनवाइल अगर देखें साथ-साथ जो है शेख अब्दुल्ला जो थे, वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। अब देखो अब देश का पार्ट है, प्राइम मिनिस्टर पूरे देश के होते हैं, पर यहाँ स्टेट में जो ये पर्सन था ना, ये इनको जो है प्राइम मिनिस्टर कहा गया, ठीक है? तो इतना ज़्यादा ऑटोनॉमी दी गई थी जम्मू एंड कश्मीर को 1948 में जो है एग्री किया कि उनको जो प्रोविज़नल ऑटोनॉमी दी जाएगी। ऐसी ऑटोनॉमी दी गई थी कि भई इनका अलग झंडा हुआ करता था, इनका अलग संविधान था, ठीक है? इनका अलग निशान था, मतलब हर चीज़ जो है अलग दी हुई थी इनको, ठीक है? सारे बस 3 चीज़ों पे कंट्रोल था कि एक्सटर्नल अफ़ेयर कैसे रहेंगे, कम्युनिकेशन, ठीक है? सिक्योरिटी वग़ैरह का ज़िम्मा, तो ये बस जो पावर थी हमारे देश के पास, और बाकी सारी ये चीज़ें थी। इतनी ज़्यादा ऑटोनॉमी दी गई थी इनको, यही सब चीज़ें ख़त्म की गई। अब हमारे देश में जो है जम्मू एंड कश्मीर वैसा ही एक पार्ट हो गया है देश का, जैसे अलग-अलग जो हमारे देश में स्टेट्स हैं। फिलहाल तो यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर, बाद में जो है इसको स्टेट बना देंगे, ठीक है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है। तो हेड जो थे गवर्नमेंट के स्टेट में, उस टाइम पर उनको प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था। मतलब देख रहे हो? चीफ मिनिस्टर कहते हैं स्टेट के जो हेड होते हैं, पर इनको प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था, ठीक है? तो यहाँ पर शेख अब्दुल्ला के बारे में दिया हुआ है। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला 1905 से 1982 तक लीडर थे जम्मू एंड कश्मीर के, ठीक है? ऑटोनॉमी इनसे क्या सेक्युलरिज़्म की बात करते थे जम्मू एंड कश्मीर की। पॉपुलर स्ट्रगल किया था इन्होंने प्रिंसली जो रूल के अगेंस्ट में, मतलब ये राजा को हटाना चाहते थे और खुद आना चाहते थे पावर में। पावर का गेम है बस, ठीक है? हर कोई पावर में ही आना चाहता है। इन्होंने अपोज़ किया था पाकिस्तान को क्योंकि जो है नॉन सेक्युलर कैरेक्टर था। पाकिस्तान कहता था कि पाकिस्तान इज़ फॉर मुस्लिम्स, ठीक है? तो वहाँ पर माइनॉरिटी मतलब सर्वाइव ही नहीं कर पाती है, माइनॉरिटीज़ के ऊपर बहुत अत्याचार होता है। लीडर्स जो थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, ये प्राइम मिनिस्टर रहे थे ये जम्मू एंड कश्मीर के। इमीडिएटली आफ्टर द सेशन इन इंडिया, जब इंडिया में ये मिल गया था, इनको डिसमिस किया गया था और जेल भी गए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको जेल में भी डाला था 1953 से 1964 तक, अगेन जो है 1965 से 1968 तक, एंड फिर चीफ मिनिस्टर बने स्टेट के आफ्टर द एग्रीमेंट विद इंदिरा गांधी के साथ में एग्रीमेंट किया गया 1974 में। तो मतलब पॉलिटिकल करियर इनका रहा पूरा जो जम्मू एंड कश्मीर में। एक्सटर्नल एंड इंटरनल डिस्प्यूट्स, तो जो पॉलिटिक्स थी जम्मू एंड कश्मीर की, ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी रही, ठीक है? कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिले एक्सटर्नल एंड इंटरनल रीजन। कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि कुछ जो हमारे यहाँ पॉलिटिशियन जो थे जम्मू एंड कश्मीर के, वो पाकिस्तान का सपोर्ट किया करते थे, ठीक है? करप्शन बहुत ज़्यादा था, जो भी डेवलपमेंट का पैसा ज़्यादा था, वो अपने ऊपर यूटिलाइज़ करते थे वो लोग, ठीक है? कुछ भी चीज़ें अच्छे से नहीं लेकर के चल रहे थे। तो बहुत सारी चीज़ें थी। पाकिस्तान क्लेम करता है कि कश्मीर उसका है, ठीक है? पाकिस्तान का एज़ नोटेड अबव, जो पाकिस्तान ने स्पॉन्सर किया था ट्राइबल इन्वेजन स्टेट 1947 में। पाकिस्तान ने अटैक किया था, ठीक है? जो कश्मीर में ट्राइबल्स को भेजा था, ओके? तो बहुत ही खतरनाक इंसिडेंट देखने को मिला था वो। बारामुल्ला मैसेकर भी हुआ था, ठीक है? बहुत सारे लोगों की जान गई थी उसमें, ठीक है? ये पाकिस्तान के जो कहते हैं ना कि जो मुस्लिम है तो पूरा जो कश्मीर हमारा है, ये सब पाकिस्तान वाले कहते हैं। पर उन्होंने ही बहुत सारे मुस्लिम लोगों की, हिंदू लोगों की जान ली थी, ठीक है? तो इसकी वजह से ना कई सारा जो पार्ट है
जम्मू एंड कश्मीर का वो जो है पाकिस्तान के कंट्रोल में भी है, जिसको पाक ऑक्यूपाइड एरिया कहते हैं, ठीक है? तो इंडियन टेरिटरी जो है इल्लीगली ऑक्यूपाई की हुई है इनने, तो इल्लीगल ऑक्यूपेशन ऑफ पाकिस्तान, जिसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर कहते हैं। तो उस टाइम से कश्मीर जो है एक मेजर इश्यू बना हुआ है, ठीक है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ओके, तो इंटरनली बात करें तो डिस्प्यूट रहा कश्मीर के ऊपर जो इंडियन यूनियन में भी स्टेटस को लेकर के, क्योंकि कुछ लोग कहते थे कि ये जो स्पेशल स्टेटस दिया हुआ है ये फालतू है, ये हटाओ इसको। कुछ लोग कहते थे कि बने रहने दो, है ना? तो कई सारी थी। स्टडी किया गया स्पेशल प्रोविजन जो कि आर्टिकल 370 और 371 में दिया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, मतलब इसके बारे में भी हमने आपको पढ़ाया था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क बुक थी ना? तो 370 एंड 371 के बारे में हमने आपको बताया था, ठीक है? 11th क्लास में। तो जो स्पेशल स्टेटस था ना, तो इसकी वजह से 2 अपोजिट रिएक्शन देखने को मिले थे। एक सेक्शन था जो जम्मू एंड कश्मीर के जो बाहर के जो लोग थे, वो चाहते थे कि स्पेशल स्टेटस जो है, जो आर्टिकल 370 के तहत दिया गया है, ये फुल इंटीग्रेशन नहीं है स्टेट का इंडिया के अंदर, ठीक है? मतलब ये जो आर्टिकल 370 दिया गया ना, इसमें देखो ना प्राइम मिनिस्टर कहा जा रहा है, अलग से फ्लैग है, अलग से कॉन्स्टिट्यूशन है, ये क्या बात हुई, है ना? तो पूरी तरीके से हमारे देश का पार्ट नहीं बना है ये आर्टिकल 370 की वजह से। तो कुछ ये सेक्शन जो था वो चाहते थे कि आर्टिकल 370 को हटा दिया जाए और जम्मू एंड कश्मीर को दूसरे स्टेट की तरह ही ट्रीट किया जाए। है ना? ऐसा क्या स्पेशल स्टेटस दिया गया बिल्कुल ही। ओके, तो दूसरे स्टेट्स की तरह ही इसको ट्रीट किया जाए। तो कुछ लोग ये कहा करते थे। दूसरा सेक्शन कहता था कि जो कश्मीरीज़ हुआ करते थे ना, वो चाहते थे कि ऑटोनॉमी जो दी गई है आर्टिकल 370 में वो काफ़ी नहीं है, और ज़्यादा ऑटोनॉमी दो, ठीक है? दे हैड अ लीस्ट 3 मेजर ग्रीवेंसेस, मतलब उनके और ज़्यादा 3 प्रॉब्लम्स और थी। फर्स्ट थी कि वो प्रॉमिस करें कि जो असेशन है, मतलब कि जो विलय किया जो मिलाया गया था ना कश्मीर ज जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया में, तो उसको जनता के जो लोग हैं उनके लिए मिलाया गया है, ठीक है? जो ट्राइबल इन्वेजन के बाद में नॉर्मलाइज़ हो जाएगा, तो इसको दोबारा से फुलफिल कर दिया जाएगा, ठीक है? जो ये जो वादा किया गया था। तो इसकी वजह से डिमांड भी हुई थी प्लेबिसाइड की भी, ठीक है? तो प्लेबिसाइड करवाओ, है ना? देयर वाज़ फीलिंग, तो ऐसी फीलिंग थी कि जो स्पेशल स्टेटस दिया गया, स्पेशल फीचर्स दिए गए हैं, वो अच्छे से प्रैक्टिस में नहीं है, ठीक है? मतलब उनमें जो है, जो भी चीज़ें दी गई ना, वो प्रैक्टिस में नहीं है, उतनी जो है पावर नहीं दी जा रही है। तो इसकी वजह से जो है डिमांड हुई थी कि दोबारा से ग्रेटर ऑटोनॉमी दो इनको, ठीक है? स्टेट को और ज़्यादा ऑटोनॉमी दो। इतनी ऑटोनॉमी दी कि टेररिस्ट घुस आए, और ऑटोनॉमी देते तो पता नहीं क्या ही करता पाकिस्तान, है ना? तो थिर्डली, इट फेल्ट दैट द डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी प्रैक्टिस की जाती है रेस्ट ऑफ द इंडिया में, वैसे ही सिमिलर नहीं है जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है? ये बात तो सही है, क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर इलेक्शन वगैरह कुछ नहीं हो पाते थे, ठीक है? क्योंकि टेररिज्म वगैरह ज़्यादा था, वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी ज़्यादा मज़े कर रही थी, है ना? तो ये भी चीज़ें देखने को मिल रही। आर्टिकल 370 में ऐसा भी प्रोविज़न था कि अगर एक महिला जो है दूसरे स्टेट, हमारे देश के अन्य स्टेट में किसी भी जो इंसान से शादी करती है, या फिर कहीं और शादी कर लेती है, जम्मू एंड कश्मीर में नहीं करती है, तो उसको कोई भी प्रॉपर्टी का हक नहीं रहेगा फिर जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है? ये भी प्रोविज़न था। वहाँ के जो लोकल जो ट्राइबल पीपल होते थे, उनको भी कोई अधिकार नहीं थे, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट वालों को भी। कई सारे खराब प्रोविज़न्स थे उसमें, ठीक है? तो अभी पॉलिटिक्स सिंस 1948, तो 1948 से क्या पॉलिटिक्स देखने को मिली है? आफ्टर टेकिंग ओवर द प्राइम मिनिस्टर, जब प्राइम मिनिस्टर बने शेख अब्दुल्ला, तो उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स लेकर के आए और कई सारी पॉलिसीज़ लेकर के आए, जो कि ऑर्डिनरी पीपल्स को बेनिफिट मिले ताकि। तो डिफरेंस बढ़ता जा रहा था उनके बीच में और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, क्योंकि कश्मीर के स्टेटस को लेकर के। ओके, मतलब ये लोग जो है और ज़्यादा ऑटोनॉमी डिमांड कर रहे थे। तो जो डिसमिस कर दिया गया था 1943 सॉरी, तो इनकी ऐसी हरकतों के बीच में इनको डिसमिस कर दिया गया था 1953 में, और उनको जो है डिटेन करके रखा हुआ था, बंद करके रखा हुआ था कई सारे सालों तक। लीडरशिप जो है इनकी सक्सीड हुई थी, मतलब इनकी लीडरशिप उतनी जो पॉपुलर सपोर्ट वगैरह नहीं मिला था इनको, ये रूल कर पा रहे थे स्टेट को क्योंकि सपोर्ट था सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है? उसकी वजह से। तो सीरियस एलिगेशंस लगाए जाते थे इनके ऊपर मैल प्रैक्टिसेस के, ओके? तो मतलब इलेक्शन में भी जो है गलत तरीके से जो चीज़ों को मैनिपुलेट करना और अपने फ़ेवर में जो चीज़ों को लेकर के चलना, है ना? मतलब करप्शन वग़ैरह और चीज़ें, मतलब जीतने के लिए गलत प्रैक्टिसेस फ़ॉलो करना इलेक्शन में। तो ये सारी चीज़ें करा करते थे। ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ द पीरियड 1953 से 1974 की बात करें तो कांग्रेस जो है पार्टी ने एक्सरसाइज़ किया इन्फ्लुएंस ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ द स्टेट, मतलब पॉलिटिक्स जो स्टेट की थी उसमें पूरा तरीके से इन्फ्लुएंस था कांग्रेस का। ओके, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी शेख अब्दुल्ला की जो पार्टी थी,
तो इनको इनमें से माइनस कर दो, ओके। तो फिर भी ये पावर में रही, एक्टिव सपोर्ट था क्योंकि कांग्रेस का, ठीक है। बट लेटर इसको मर्ज कर दिया गया था कांग्रेस कांग्रेस में। बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस में मर्ज, जो कांग्रेस पार्टी थी उसमें मर्ज कर दिया गया, मिला दिया गया। कांग्रेस जो है इनको डायरेक्ट कंट्रोल मिल गया था, गवर्नमेंट जो थी स्टेट की, जम्मू एंड कश्मीर में, वहाँ पर इन्होंने कई सारे चेंजेस लेकर के आए। इस टाइम पर जो है कई सारे अटेम्प्ट भी किए गए कि एग्रीमेंट में आ जाए शेख अब्दुल्ला एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनके बीच में एग्रीमेंट हो जाए। चेंज किया गया प्रोविजन, जो कॉन्स्टिट्यूशन था जम्मू एंड कश्मीर का, उसके जो है चेंजेस किए गए। ठीक है, 1965 में कि प्राइम मिनिस्टर जो है स्टेट का, उसको चीफ मिनिस्टर बना दिया गया स्टेट का। इसके अकॉर्डिंगली बात करें तो गुलाम मोहम्मद जो सिद्दीक थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ये फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बने इस स्टेट के, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर के। ओके, तो प्राइम मिनिस्टर की जगह अब चीफ मिनिस्टर कहा जाएगा। शेख अब्दुल्ला को अरेस्ट कर लिया गया था। 1974 में जो है इंदिरा गांधी जो रीच की एग्रीमेंट तक पहुंची, शेख अब्दुल्ला के साथ में इन्होंने एग्रीमेंट किया। फिर शेख अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बन गए थे स्टेट के। इन्होंने रिवाइव किया नेशनल कॉन्फ्रेंस को, दोबारा से ये रिवाइव करा इन्होंने, ठीक है। और इलेक्ट हुए मेजोरिटी के साथ में, असेंबली इलेक्शन में ये जीते थे 1977 में। शेख अब्दुल्ला की डेथ हो गई थी 1982 में। लीडरशिप जो थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की उनके बेटे को मिल गई, फारूक अब्दुल्ला, जो कि नए चीफ मिनिस्टर बने फिर। बाद में जो है इनको डिसमिस कर दिया गया गवर्नर के द्वारा, ठीक है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ब्रेक हो गई थी, मतलब जो अलग हुए थे ना नेशनल कॉन्फ्रेंस से, वो फिर पावर में आ गए थे। तो जो फिर से जो फारूक अब्दुल्ला को हटाया गया, तो वो इसलिए हुआ था क्योंकि सेंटर का इंटरवेंशन था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ये सब करवाया था, ठीक है। तो लोग जो है इसकी वजह से जो है नाराज़ हो गए थे। ओके, कॉन्फिडेंस जो था कश्मीरी का डेवलप हो गया था डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आफ्टर द अकॉर्ड बिटवीन इंदिरा गांधी एंड शेख अब्दुल्ला। मतलब कि जो कॉन्फिडेंस आया था ना लोगों को कि डेमोक्रेसी के थ्रू, जो इलेक्शन के थ्रू चूज़ किए जा रहे हैं गवर्नमेंट, ओके, इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला के बीच में जब साइन हुआ था अकॉर्ड, तो ये ना फिर सेटबैक पीछे हो गया बिल्कुल ही, मतलब लोगों की जो कॉन्फिडेंस को ही, मतलब उनके भरोसे को तोड़ दिया गया जब ऐसा हुआ देखने को मिला। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीएम को ही हटवा दिया, है ना? तो जो फीलिंग थी कि सेंटर जो है इंटरवीन करता है पॉलिटिक्स में, इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरवीन कर रहा है स्टेट की, तो इसकी ये जो है और ज़्यादा बढ़ गई है फीलिंग, जिसकी वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस 1986 में फिर से इलेक्टोरल अलायंस बनाई कांग्रेस के साथ में, जो कि रूलिंग पार्टी थी सेंट्रल गवर्नमेंट में। मतलब कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में फिर से जो है अलायंस कर लिया। तो ये फीलिंग और बढ़ गई लोगों के मन में कि जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इंटरफेयर करती है पॉलिटिक्स में स्टेट की, ठीक है? इंसर्जेंसी एंड आफ्टर तो एनवायरनमेंट जो ये चल रहा था 1987 में, असेंबली इलेक्शन हुए, ठीक है? तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है स्टेट लेवल पे। तो रिजल्ट आया तो मैसिव विक्ट्री देखने को मिली, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जो अलायंस थी उसकी जीत देखने को मिली। फारूक अब्दुल्ला दोबारा से चीफ मिनिस्टर बन गया, ओके। तो ऐसा बिलीव किया जा रहा था कि रिजल्ट जो है पॉपुलर चॉइस को नहीं दर्शा रहा है, मतलब कि जनता की चॉइस को नहीं दर्शा रहा है। पूरा का पूरा जो इलेक्शन प्रोसेस था, उसको जो है उसमें जो है गलत तरीके से चीज़ों को बदला गया है। गलत तरीके से इसको कंट्रोल किया गया है, इलेक्शन में गड़बड़ी की गई है। तो लोग ना नाराज़ हो गए थे, ठीक है? तो स्टेट के अगेंस्ट ही चले गए थे कि ढंग से आप काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है? एडमिनिस्ट्रेशन ढंग से नहीं चल रहा है 1980s के टाइम पर। तो ये जो है मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ढंग से डेमोक्रेसी वगैरह चल नहीं रही है, ठीक है, यहाँ पर स्टेट में। तो इसकी वजह से पॉलिटिकल क्राइसिस देखने को मिला कश्मीर में। ओके, तो राइज़ ऑफ इंसर्जेंसी हो गई। मतलब कि विद्रोह हो गया, बगावत भी कह सकते हो, ठीक है। 1989 में स्टेट जो है, इसमें मिलिटेंट मूवमेंट देखने को मिला। लोग नहीं हथियार लेकर के घूम रहे हैं, ठीक है। सेपरेट कश्मीरी नेशन बनाने की डिमांड करने लगे। ओके। जो मतलब हथियार वगैरह, तो मे बी ऐसा कह सकते हो कि पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस ज़्यादा बढ़ गया था। इंसर्जेंट जो है उनको मोरल, मटीरियल एंड मिलिट्री सपोर्ट पाकिस्तान से मिल रहा था। मतलब पाकिस्तान उनको मोरली सपोर्ट कर रहा था, ठीक है, उनको भड़का भी रहा था। ओके, और मटीरियल वगैरह, मिलिट्री वगैरह, हथियारें वगैरह सप्लाई कर रहा था, ठीक है। तो फॉर नंबर ऑफ ईयर, कई सालों तक जो है स्टेट जो है प्रेसिडेंट रूल के अंदर रहा। प्रेसिडेंट रूल आपको बताया था ना, आर्टिकल 356, जिसको प्रेसिडेंट रूल भी कह सकते हो, स्टेट इमरजेंसी भी कह सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आर्म्ड फोर्सेस का कंट्रोल होता था। हमारी आर्मी जो होती है वो सिक्योरिटी बनाने के लिए यहाँ पर कंट्रोल करके रखी थी, ठीक है। थ्रू आउट द पीरियड, तो 1990s तक जम्मू एंड कश्मीर जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा वॉयलेंस देखने को मिला, ठीक है। इंसर्जेंट जो थे, मिलिटेंट्स थे,
एंड आर्मी एक्शन भी देखा गया, ठीक है? वो लोग क्या अटैक कर देते हैं, हमारे जो सीआरपीएफ के भी जो लोग जाते हैं, उनके ऊपर जो नहीं आपने देखा होगा कि कई सारे बम वगैरह डाल देते हैं, तो सारे के सारे ब्लास्ट हो जाते हैं ना? बहुत सारे जवान जो होते हैं शहीद हो जाते हैं, तो ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं कश्मीर में, है ना? असेंबली इलेक्शन जो हुए स्टेट में 1996 में, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है फारूक अब्दुल्ला, ये फिर से पावर में आ गए, ठीक है? तो इन्होंने डिमांड किया कि रीजनल ऑटोनॉमी चाहिए जम्मू एंड कश्मीर को। ओके, एट द एंड ऑफ जब इनका टर्म एंड हुआ तो इलेक्शन जो है कंडक्ट करवाए गए 2002 में। तो नेशनल कांग्रेस जो है फेल हो गई, उनको प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिला मेजॉरिटी वगैरह, और रिप्लेस्ड हो गए, कोalition गवर्नमेंट बनाई गई पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और कांग्रेस की, ठीक है? तो लोगों को परेशान करके रखा हुआ था ये पॉलिटिकल प्रोसेस ने भी, ठीक है? प्रॉपर गवर्नमेंट नहीं थी, प्रॉपर गवर्नेंस नहीं हो रहा था, ऊपर से टेररिज्म और टेररिस्ट, ठीक है? हथियार वगैरह सप्लाई किए जा रहे, अशांति मची हुई, तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल रही थी कश्मीर में। 2002 एंड उसके बाद क्या हुआ, ठीक है? कोalition गवर्नमेंट आ गई, है ना, स्टेट में, तो मुफ्ती मोहम्मद जो है हेड बने गवर्नमेंट के फर्स्ट 3 ईयर, फिर उसके बाद में गुलाम नबी आज़ाद बने। इंडियन नेशनल कांग्रेस की, जो कि कंप्लीट नहीं कर पाए थे अपना टर्म और फिर से प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया स्टेट में 2008 में। यहाँ देख रहे हो पॉलिटिक्स में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिली थी स्टेट में। नेक्स्ट इलेक्शन कंडक्ट करवाए गए नवंबर-दिसंबर में 2008 में, ठीक है? तो प्रेसिडेंट रूल लग गया, स्टेट इमरजेंसी, फिर से इलेक्शन कंडक्ट करवाए गए। दोबारा से कोalition गवर्नमेंट देखने को मिली। नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस की। ये दोबारा से पावर में आए जिसमें उमर अब्दुल्ला आए, ठीक है, 2009 में। ओके, तो स्टेट में कंटिन्यू रहा, डिस्टर्बेंस होता ही रहा, जो कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो करवा रही थी, कई लोग नहीं बहुत ज़्यादा भड़काते हैं स्टेट में, आपने कई सारी मूवीज़ में देखा होगा, ठीक है? तो 2014 में जो है स्टेट जो है यहाँ पर फिर से इलेक्शन कंडक्ट करवाए गए, तो यहाँ पर वो अच्छा खासा वोटर टर्नआउट देखने को मिला। लोग तो वोट डालने भी नहीं जाते थे, इतना ज़्यादा वॉयलेंस होता था, ठीक है? लोग डरते भी थे। फिर कोalition गवर्नमेंट देखने को मिली, मुफ्ती मोहम्मद सैयद, पीडीपी, ठीक है? ये पावर में आए बीजेपी के पार्टनर के साथ में, ओके? तो आफ्टर मुफ्ती मोहम्मद के बाद में सैयद जो है मुफ्ती मोहम्मद जो सैयद थे उनको जिनकी डेथ हो गई थी, तो उनकी बेटी जो थी महबूबा मुफ्ती, ये आई फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर बनी स्टेट में 2016 में। ठीक है, महबूबा मुफ्ती के टाइम पर जो है बहुत ज़्यादा जो है टेररिज्म देखने को मिल रहा था। ओके, एक्सटर्नल और इंटरनल टेंशन देखने को मिल रही थी। तो प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया 2018 में जून में। ठीक है, बीजेपी ने विथड्रॉ कर लिया अपना सपोर्ट मुफ्ती गवर्नमेंट के साथ में जो है बीजेपी ने अपना सपोर्ट हटा लिया, तो मेजॉरिटी खत्म स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो अब फिर से वहाँ पर लग गया प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, 2019 में 5 अगस्त को जो है 370 को खत्म कर दिया गया आर्टिकल, जो जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया था, और स्टेट रिऑर्गनाइजेशन एक्ट लाया गया, जो कि जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गनाइजेशन एक्ट कह सकते हो। तो स्टेट को जो है 2 में बाँट दिया गया, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख में, ठीक है? ताकि चीज़ों को सिक्योरिटी को लेकर के चल सकें, है ना? डेवलपमेंट कर सकें। अब तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो गई हैं स्टेट में, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है? यूनियन गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है यूटी में, तो सिचुएशंस और बेटर हो गई हैं वहाँ पर, ठीक है? तो अब टूरिज़्म वगैरह भी जा रहा है, अब पर टेररिज़्म अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान टेररिज़्म खत्म करना ही नहीं चाहता, है ना? तो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख जो है एक एग्ज़ाम्पल है रूरल सोसाइटी इन इंडिया का, ठीक है? जहाँ पे डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। अब जो है 3 डाइवर्सिटीज़ ऑफ ऑल काइंड, जैसे कि रिलीजियस एंड कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक, एथनिक, ट्राइबल, सारी डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है? तो यहाँ पर जो है पॉलिटिकल एंड डेवलपमेंटल एस्पायरेशंस भी है लोगों की। तो लेटेस्ट एक्ट के थ्रू अचीव किया गया है इसको। ठीक है? तो ये जो एक्ट लाया गया, एबॉलिश किया गया आर्टिकल 370, तो इसके पीछे भी रीज़न है ना, ताकि सिचुएशन को सुधारा जा सके। ओके, तो देखा आपने कितना ज़्यादा पॉलिटिकल क्राइसिस था जम्मू एंड कश्मीर में। अभी पंजाब के बारे में पढ़ेंगे, पहले हम जो है द्रविडियन मूवमेंट जो है हमारा छूट गया था, वो पढ़ लेते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर दिया हुआ है द्रविडियन मूवमेंट, ठीक है? तो जो नॉर्थ इंडिया जो है थ्राइव करेगा जब इवन एज़ द साउथ डिकेज़, मतलब कि छोड़ो इसको, मतलब को मतलब नॉर्थ बढ़ता रहेगा, साउथ डिके होता रहेगा, ठीक नहीं है ये। ठीक है, तो ये स्लोगन वगैरह चलाया गया था। डोमिनेंट सेंटिमेंट था इंडिया के मोस्ट इफेक्टिव रीजनल मूवमेंट में, द्रविडियन मूवमेंट चलाया गया था। ठीक है, तो ये जो है फर्स्ट रीजनल मूवमेंट देखने को मिला था इंडियन पॉलिटिक्स में। कई सारे सेक्शन जो थे इस मूवमेंट के, उनका एम्बिशन था कि द्रविड़ नेशन बनाएँगे, मतलब अलग नेशन की बात कर रहे थे ये लोग भी।
मूवमेंट डिड नॉट टेक आर्म्स, मतलब ये हथियारों का यूज़ तो नहीं किया था इन्होंने। ये जो है डेमोक्रेटिक मीन्स के थ्रू लोगों से डिबेट करके, ठीक है, लोगों की भावनाओं को जगा करके, है ना? इलेक्टोरल जो प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू अचीव करना चाहते थे अपने गोल को, कि अलग नेशन बनाने का। तो स्ट्रैटेजी जो है इसमें मूवमेंट में ना जो पॉलिटिकल पावर जो थी स्टेट में, वो भी जो इन्फ्लुएंशियल बन गई थी। मतलब कि मूवमेंट की वजह से जो है पॉलिटिकल पावर भी आ गई थी स्टेट में जो है ना? और जो है ये नेशनल लेवल पे देखें तो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हो गया था। द्रविडियन मूवमेंट जो है इसकी वजह से जो है एक पार्टी का फॉर्म हुआ गया था, द्रविडर कज़ंगम, ठीक है? तो अंडर द लीडरशिप ऑफ द तमिल सोशल रिफॉर्मर ईवी रामास्वामी प्रियार, ठीक है? प्रियार भी कहते हैं इनको। ओके, तो ऑर्गेनाइज़ेशन जो है इन्होंने अपोज़ किया ब्राह्मिन्स डोमिनेशन, जो मतलब कि जो ब्राह्मिन्स डोमिनेट करते हैं ना लोअर कास्ट के ऊपर, तो उनकी डोमिनेंस को जो है अपोज़ किया और अफ़र्म किया कि हम दोबारा से जो है प्राइड लेकर के आएँगे, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल डोमिनेशन जो है नॉर्थ का, तो उसके अगेंस्ट हम अपने रीजन को लेकर के चलेंगे, ठीक है? मतलब कि पॉलिटिकल देखें तो, इकोनॉमिक देखें तो, कल्चरल डोमिनेशन नॉर्थ का, तो मेबी भड़काया जा रहा है लोगों को यहाँ पर, है ना? इनिशियली द्रविडियन मूवमेंट जो है इसकी वजह से क्या हुआ, पूरा मतलब कि साउथ इंडिया में फैल गया था ये, ओके? पर इसका जो है जो दूसरे स्टेट्स ने सपोर्ट नहीं किया था, है ना? लोग समझ रहे थे भई पॉलिटिकल जो मूवमेंट चला रहे हैं ये लोग, है ना? पावर के लिए ये सब कर रहे हैं, तो लिमिटेड था तमिलनाडु तक ही। डीके जो स्प्लिट हो गई थी बाद में, पॉलिटिकल लेगेसी जो थी मूवमेंट की, ट्रांसफर हो गई थी द्रविड़ मुनेत्र कजिंगम से। कजंगम तो ये नई पार्टी बन गई थी। डीएमके जो है उनकी जो एंट्री हुई पॉलिटिक्स में 3 प्रोलॉन्ग्ड एगिएशन के बाद में 1953 से 1954 तक। फर्स्ट ये था कि डिमांड कर रहे थे कि रिस्टोर करो ओरिजिनल नेम जो था कलाकुडी रेलवे स्टेशन का जो नेम है वो रिस्टोर करो, ठीक है? रीनेम करो डलमाईपुरम जो है आफ्टर इंडस्ट्रियल हाउस फ्रॉम नॉर्थ, मतलब कि इंडस्ट्रियल हाउस जो था नॉर्थ का, तो इनका नाम चेंज कर दिया गया था, दलमाईपुरम कर दिया गया था, तो उसको दोबारा से नेम लेकर के आओ, ठीक है? तो ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये जो डिमांड थी इसकी वजह से अपोज़िशन था नॉर्थ इंडियन इकोनॉमिक एंड कल्चरल सिम्बॉल का, ठीक है? मतलब कि अपोज़ कर रहे थे नॉर्थ के खिलाफ, कुछ ज़्यादा ही रिफ्ट बनता जा रहा था कि नॉर्दर्न स्टेट, साउदर्न स्टेट अलग-अलग कर रहे थे, ठीक है, देश में। तो ये सेग्मेंटेशन देखने को मिल रहा था। तमिल कल्चरल हिस्ट्री जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्कूल करिकुलम में, ठीक है? तो ये डिमांड कर रहे थे। थर्ड एगिएशन था कि क्राफ्ट एजुकेशन लेकर के आओ गवर्नमेंट में, ठीक है? स्टेट गवर्नमेंट में। और उसको लिंक करो ब्राह्मणिकल सोशल आउटलुक से, ओके? नहीं, नहीं, नहीं मतलब लिंक जो खाली किया कि तुम लोग लिंक कर रहे हो इसको ब्राह्मणिकल सोशल आउटलुक से, ठीक है? ब्राह्मणिज़्म के जो है डोमिनेंस के अगेंस्ट भी था। इन्होंने इसके अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट किया, जो हिंदी जो है उसको कंट्री की ऑफ़िशियल लैंग्वेज बना रहे हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, सक्सेस रहा एंटी हिंदी एगिएशन का 1965 में। मतलब कि फिर बात की गई थी ना कि 10 साल बाद देखेंगे इस चीज़ को, तो वो बढ़ता ही गया और फिर हिंदी जो है नेशनल लैंग्वेज नहीं बनी, है ना? क्योंकि चीज़ों को, देश को भी साथ में लेकर के चलना ना, तो हिंदी एगिएशन जो है 1965 की वजह से डीएमके की पॉपुलैरिटी बढ़ गई। तो सस्टेन पॉलिटिकल एगिएशन मतलब ये अच्छा खासा प्रोटेस्ट लेकर के चल रहे थे डीएमके में। ओके, तो इनकी असेंबली इलेक्शन में ये जीत गए थे और फिर 1967 में ये जो है पावर में आ गए थे। उसके बाद से द्रविडियन पार्टी जो है डोमिनेट की पॉलिटिक्स में तमिलनाडु में। ठीक है, ऐसे ही होता है, एक मुद्दा उठा लो फिर पॉलिटिकल पार्टी बन जाती है, वो पॉलिटिकल पार्टी जो है फिर डोमिनेट करने लगती है। ओके, तो डीएमके जो स्प्लिट हो गई थी आफ्टर द डेथ ऑफ सी अन्नादुरई जो लीडर थे इनके, तो इनकी डेथ के बाद में स्प्लिट हो गई थी। ओके, तो द्रविडियन प्रैक्टिस जो थी तमिल पॉलिटिक्स में ये बढ़ गई थी। ओके, तो आफ्टर द स्प्लिट ऑफ 2 पार्टीज़ के स्प्लिट के बाद में डीएमके एंड ऑल इंडियन अन्ना डीएमके बन गई थी। तो क्लेम करते थे कि द्रविडियन लेगेसी, मतलब ये अपने आप को ओरिजिनल कहते थे, है ना? तो ये दोनों पार्टीज़ जो है डोमिनेट करने लगी थी तमिलनाडु में लास्ट 4 डिकेड्स में। 1966 से जो है पार्टीज़ जो है ये पार्ट रही, रूलिंग कोalition भी देखने को मिली सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में इन्होंने गठबंधन भी बनाया, ठीक है? 1990s में जो है कई सारी पार्टीज़ नई निकल के आई। जैसे कि ये सारी एमडीएमके, ठीक है, पीएमके, तो ये सारी नई पार्टीज़ निकल के आई। ये सारी की सारी पार्टीज़ जो है अपने-अपने इश्यूज़ को लेकर के चल रही हैं, ठीक है? और इस इश्यू को भी लेकर के चलिए कि रीजनल प्राइड को दोबारा लेकर के आना है तमिलनाडु की। इनिशियली थ्रेट देखा जाता था इसको इंडियन नेशनलिज्म के। रीजनल पॉलिटिक्स जो है तमिलनाडु की एक अच्छा खासा एग्जांपल है जो कि देखने को मिलेगा, रीजनलिज्म एंड नेशनलिज्म का इश्यू, है ना? तो ना मतलब कि नेशनल यूनिटी को भी खतरा पहुँचा देते हैं रीजनल जो इश्यूज होते हैं, है ना? तो ये चीज़ें थी।
अब यहाँ पर देखो ईवी रामास्वामी नाइकर, ये इन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट मूवमेंट भी चलाया था, जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। इनको पेरियार भी कहते हैं, द रिस्पेक्टेड स्ट्रॉन्ग, ठीक है। सपोर्टर थे ये अथीज्म थे, अथीजियम के, मतलब ये जो है गॉड वगैरह को नहीं मानते थे, ठीक है, हटा देते। ओके, मतलब उनका बिलीफ नहीं था भगवान पे। फेमस थे, एंटी कास्ट स्ट्रगल चलाया था, क्योंकि कास्ट इनइक्वालिटी साउथ में भी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है? तो रीडिस्कवर किया इन्होंने, द्रविडियन यूनिट आइडेंटिटी को लेकर के चले। इनिशियली ये वर्कर थे कांग्रेस के, फिर सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट भी चलाया 1925 में। इन्होंने एंटी ब्राह्मण मूवमेंट भी चलाया था, ठीक है, जस्टिस पार्टी के साथ भी काम किया था, और बाद में इन्होंने द्रविडर कज़िंगम भी फाउंड किया था। ये अपोज़ करते थे हिंदी के और डोमिनेशन ऑफ नॉर्थ इंडिया के, ठीक है? तो ये जो है थीसिस जो इन्होंने लेकर के आए थे, नॉर्थ इंडियन और ब्राह्मिन्स को आर्यन्स कहते थे। अब आर्यन्स की अलग थ्योरी है, कुछ लोग कहते हैं कि जब इंडस वैली सिविलाइज़ेशन का डिक्लाइन हुआ था, तो उस टाइम पर ना आर्यन्स इन्वेशन हुआ था, जो लोग बाहर से आए थे, ठीक है? और जो आज के टाइम पर जो शेड्यूल कास्ट हैं, वो रियल जो मतलब कि दसिया और दासू बना दिया था, जो ओरिजिनल इन्हेबिटेंट जो हमारे देश में पहले से लोग रहा करते थे, उनको, ठीक है? और आर्यन्स फिर डोमिनेट करने लगे थे, ठीक है? वो संस्कृत वगैरह और ज़माने भर की चीज़ें हैं। मतलब आर्यन्स जो हैं बाहर से आए हैं और डोमिनेशन उन्होंने हमारे देश में किया है। तो वो कहते हैं कि नॉर्थ इंडियंस हैं और जो ब्राह्मिन्स हैं वो आर्यन्स हैं, ठीक है? तो ये भी अलग थ्योरी है, ठीक है? तो ये हो गया यहाँ पर, अभी पंजाब का देखना था, ठीक है? तो ये भी पढ़ लिया हमने, पूरा जम्मू एंड कश्मीर की पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ा, है ना? उसके बाद में अभी जो है पंजाब से जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आपको लेक्चर कैसा लगा आप लाइक करके बता सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। आपको लेक्चर कैसा लगा आप लाइक करके बता सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।